नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गंगा मैया का 10वां अध्याय, जिसके लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। पाँव फटने के पहले ही गोपी लौटकर कुएं की जगत पर पड़ा रहा। अभी वह अपने को स्थिर करने की कोशिश ही कर रहा था कि माँ के चीखने की आवाज उसके कानों में पड़ी। हाय राम, बड़ी बहू घर में नहीं है। लेकिन वह आंखें मूंदे ऐसे पड़ा रहा जैसे नींद में बेखबर हो। धीरे धीरे मोहल्ले के औरत मर्द उसके दरवाजे पर जमा हो गए। गोपी को जगाया गया। वह एक हत्यारे की तरह चुप बना रहा। लोगों ने बहुत सोच समझकर भीड़ हटाई और हिदायत की कि सब चुप रहें, किसी को कानो कान खबर ना हो, वरना बदनामी होगी सो तो होगी ही, ऊपर से लेने के देने ना पड़ जाएं। लेकिन इस तरह की वारदातें कभी छिपाए छिपती हैं। बहुतों को तो इस तरह की संगीन खबरें फैलाने में ही एक अजीब तरह का मजा मिलता है। सो घड़ी आध घड़ी बीतते ही दरोगा चला गया। गोपी चौपाल में अकेला बैठा सोच में डूबा था। माँ की रुलाई की आवाज़ सुनकर उसका पारा चढ़ रहा था। उसकी समझ में ना आता था कि वह आखिर रो क्यों रही है। उसी ने तो उसे डूब मरने के लिए कहा था, तो अब यह ढोंग क्यों? उसके जी में आता था कि जाकर उसे खूब आड़े हाथों लेकर कहे कि अब तो नाक बज गई, खुशी मनाओ ना, अपने कुल की मर्यादा का ढोल पीटो। वह अपने बाप से भी झगड़ना चाहता था। अब तो इज्जत बढ़ गई, कलेजा ठंडा हुआ। हत्यारों, उस मासूम की हत्या का पाप जिंदगी तुम्हारे सिर पर रहेगा। तुम अपनी बिरादरी को आहार बनाकर गले में पहने रहो और रीति रिवाज की खूब माला जपो। लेकिन रात की घटना उसके दिल दिमाग पर इतनी और इस तरह छाई थी कि वह उठ ना सका। सोचने विचारने पर उसे लगता था कि वह खुद भी माँ बाप से किसी प्रकार कम अपराधी नहीं था। उसका भी उसमें उतना ही हाथ था जितना उनका। अगर हिम्मत करके वह माँ बाप का मुकाबला कर सकता, सरेआम भाभी का हाथ पकड़ लेता, तो भाभी के लिए ऐसा करने की नौबत ही क्यों आती? यही ख्याल उसे बेतरह दबाए हुए था। उसकी जबान बंद थी। आज वही बात फिर उसके मन में बार बार उठ रही थी कि सच ही उसके समाज की विधवा लकड़ी का वह कुंदा है जिसमें उसके पति की चिता की आग एक बार जो लगा दी जाती है और वह उसमें जलती ही रहती है। तब तक जलती रहती है कि जब तक वह जलकर खुद राख ना हो जाए, और उसके राख हो जाने के पहले ही उसे बुझाने का किसी को अधिकार नहीं। क्या राख हो जाने के पहले उसने भाभी को बचा लेने की कोशिश की? वह उसकी अनाधिकार चेष्टा थी। क्या उसकी सच्ची सहानुभूति पूर्ण कोशिशों का यही अंत होना था? आखिर इसमें बाकी ही क्या रह गया था? भाभी के राख जाने में कसर ही कितनी थी? यह तो संयोग ही था ना कि वह बच गई। वरना वरना क्या होता, क्या होने वाला था? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। और सवाल फिर उसके दिमाग में उठ पड़ते, ऐसा क्यों? और उसके ही अंतर की आवाज उसके जवाब में गूंजने लगती। हाँ, तुम सच्चे थे, तुम्हारा दिल भी सच्चा था, तुमने कोशिश भी की जरूर, लेकिन उस कोशिश को सफलता की मंजिल तक पहुंचाने के लिए जिस साहस की जरूरत थी वह पूरा तुम में ना था। इस साहस के अभाव ने भी भाभी को राख हो जाने के लिए मजबूर कर दिया था। साहस विहीन इस तरह की कोशिशों का यही अंत होता है। ये आग को और भड़का देती है, ये तक्षण जलाकर राख कर देती है। मूर्ख, अब भी समझ, अब भी संभल। यह बच्चों का खेल नहीं, यह भावुकता के व्यर्थ के जोश के बस का रोग नहीं। यह आग में फांद कर आग बुझाना है, यह जीवन पर खेलकर जीवन को बचाना है। कुएं में कांटा डाला गया, ताल पोखरों में छाना गया, और जब कुछ ना पता चला तो तरह तरह की अफवाहें हवा में उड़ाई गईं। तरह तरह की कहानियां रची कर दी गईं। औरतों ने भाभी में कितने ही कुलच्छन निकाल डाले। बूढ़ों ने जमाने को कोस कोस मारा। यारों ने चर्चा चला चला खूब मजे लूटे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि गोपी के सामने जबान खोलता, फिर अपनी चादर के छेद को छिपाकर दूसरे की चादर के छेद में पैर डालकर कहाँ तक फाड़ते। ढेला गिरने से पानी की सतह पर जो हलचल मचती है वह ठहरती कितनी देर है। दिन बीतते गए और दुनिया पूर्वतः चलती रही। और एक रात जब गांव में सोता पड़ गया था, गोपी के दरवाजे पर एक भारी भरकम गोजी धम से बज उठी। बूढ़े ने, जिसकी नींद आजकल पहले की बहू वाली सेवा ना पाकर हिरण हो गई थी, यूं ही मुंदी आंखें खोलकर टोका, कौन? आगंतुक धीरे से हंसा, फिर बूढ़े की ओर बढ़ता बोला, जाग रहे हो बाबूजी? कौन, मटरू है का? अरे बेटा, मेरी नींद तो उसी दिन उड़ गई जिस दिन से बहू चली गई। अब तो लाश ढो रहा हूँ, कौन उसके बराबर हमारी सेवा करेगी?
बूढ़ी तो जरा देर में झल्ला कर भाग खड़ी होती है। अब तो भगवान उठा ले, यही मनाता हूँ। आओ बैठो, बहुत दिन पर आए, क्या हो गया है इसी बीच? सोचा था अब दिन लौटेंगे, लेकिन कर्म में तो अभी जाने का भोगना बदा है। अरे सब ठीक हो जाएगा बाबूजी, आप चिंता ना करें, मटरू बोला। इस घर को बसाने के लिए ही तो मैं इतने दिन रात एक किए रहता हूँ। सोचता था कि जब तक काम ना बन जाए कौन मुँह लेकर आपके यहाँ आऊँ। जबान दी थी तो उसे पूरा किए बिना चैन कहाँ। मटरू की जिंदगी इसी एक बात से तो पैमान थी। अपने स्वभाव को क्या करूं, गंगा मैया के पानी, मिट्टी और हवा के सिवा जिंदगी को कोई सुख न जाना। हाँ, एक हक और न्याय के सामने किसी को मैंने कभी कुछ ना समझा। कई बार मुंह की खाकर भी जमींदारी की ऐठ नहीं जाती। मुंह का लगा हुआ आसानी से नहीं छूटता बाबूजी। पुश्तो हराम का दियार से बटोरा है, अब नहीं मिलता तो दांत किटकिटाते हैं। सुना है कानून गो को पड़ताल करने का हुक्म आया है। अभी तो चोरी चारों ओर पानी ही पानी है। वह काहे की पड़ताल करेगा, बात अगले साल पर गई। तब तक हमें भी तैयारी करने का मौका मिल ही जाएगा। जान दे देंगे बाबूजी, लेकिन जमींदारों का वहां पांव न जमने देंगे। खूब लड़ाई चलेगी, गंगा मैया की कृपा से हमारी ही जीत होगी। अब तुम कहो, यहाँ का कोई समाचार बहुत दिनों से नहीं मिला। का कहें बेटा, घर में एक करने धरने वाली थी, वह भी। वह तो सुन चुका हूँ बाबूजी। का बताऊँ मटरू बेटा, ऐसी लायक वह थी कि उसकी याद आती है तो कलेजा फटने लगता है। अब मैं नहीं जीऊंगा। कहते कहते वह रो पड़े। बाबूजी तुम इस तरह अपना जी हल्का ना करो। तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ बाबूजी कि मैं गोपी को ऐसी बहू ला दूंगा जो अकेले ही आपकी बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों की जगह भर देगी। आप चिंता ना करें। अरे गोपी तैयार तो हो बेटा, वह तो हमसे बहुत नाराज है, बोलता भी नहीं। अब तुमसे क्या छिपाऊं कि वह अपनी भाभी के साथ ही घर बसाना चाहता था। यह भला कैसे हो सकता था? जाने उस दिन पगली बूढ़ी ने बहू को का कह डाला, वह घर से निकल गई। इधर यह हमसे नाराज ही वो घुलता जा रहा है। हमें क्या मालूम था बेटा कि इस तरह उसका दिल लगा था। मालूम होता तो हम काहे को कुछ कहते। माँ बाप के लिए क्या बेटे से बढ़कर बिरादरी है। वह भी दो चार होते तो एक बात होती। यहाँ तो उसी के सहारे हमारी जिंदगी है। बिरादरी वाले क्या हमें खाना दे देंगे, लेकिन हमें क्या मालूम था। अब इतना पछतावा हो रहा है। अरे मेरी तो बेटी ही निकल गई, उसके बराबर कौन मेरी सेवा करेगा। लेकिन अब क्या किया जा सकता है बेटा, तुम उसे समझाओ। अब तो होश संभाले। समझाऊंगा बाबूजी, मेरी बात वह नहीं टाल सकता। मुझे अपने मानिक भैया की तरह मानता है। तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ पड़ा है वह? उठते हुए मटरू ने कहा। अरे बेटा जरा देर और बैठना, मुझे तो यह बताया ही कि नहीं कहा। मटरू धीरे से हंसकर बोला। अपने ही घर की लड़की है बाबूजी, यूं समझ लो कि मेरी छोटी साली ही है। पंडित जी से जचवा लिया है, गौना बनना सब ठीक है। रूप रंग में बिल्कुल गोपी की भाभी की ही तरह है, जरा बराबर भी फर्क नहीं। गुण में भी उसी की तरह। सेवा टहल तो इतना करती है बाबूजी कि तुमसे का कहूँ। तुम देखना ना तो तुम तो समझोगे कि बड़ी बहू ही दूसरा रूप धारण करके आ गई। तुम भी क्या समझोगे कि मैं कैसा पारखी हूँ। जब से गोपी की भाभी को देखा था, गोपी के लायक कोई लड़की ही नजर न चढ़ती थी। कम कैसे आती घर में, या तो संयोग कहो कि बिल्कुल वैसी ही लड़की घर में निकल आई। वे लोग दुआ से उसकी शादी करने को तैयार ही ना थे। सच भी है, वैसी रूपवती गुणवती लड़की की शादी कोई दुहाओं से कैसे करे। वह तो मटरू की बात थी, मान गए। मटरू की बात कोई नहीं टालता बाबूजी, लेकिन हाँ घर की हुई तो क्या। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि जो भी दर दहेज में मांगेंगे देना पड़ेगा। सो बाबूजी किसी बात के लिहाज ना करना, जो मांगना है कह दो। अरे हमें बेटा उससे का मतलब, तू गोपी से यह सब तय कर लेना, हमें क्या है। जिसमें सब खुश हम खुश, घर बस जाए, बस यही भगवान से मिलती है। अच्छा तो जा, सहन में गोपी होगा, उससे बात कर ले। और बेटा जितनी जल्दी हो सके सब कर डाल, अब नहीं सही जाती। हे भगवान। सो तो सब तैयारी करके आया हूँ बाबूजी, कहकर मटरू उठा और गोजी में बंदी गठरी खोलकर बूढ़े के हाथ में थमाता हुआ बोला। यह मिठाई, धोती और 500 रुपये तिलक के हैं। अरे इतनी जल्दी कैसे होगा यह सब? पर पुरोहित बर बिरादरी। सो तुम सब करते रहना बाबूजी, मेरा तो जानते हो रात का ही मेहमान हूँ। फिर गंगा मैया उफनी हुई है, पार वार का मामला है, कौन बार बार आने का जोखिम उठाएगा। फिर तुम यह सब ले लोगे तो गोपी पर दबाव डालने की एक जगह वजह भी निकल आएगी। मेरा काम कुछ आसान हो जाएगा। काम तो तुम्हारा ही है, अब गोपी को भी टीका लगा दूं। जय गंगा जी। वह उठ पड़ा। गोपी सहन में खटोले पर पड़ा खर्राटे ले रहा था। मटरू ने पहुंचकर एक जोर की धौल जमाई। उसका हाथ पकड़ उठाकर बैठाता हुआ बोला। क्यों बे, मैं तो तेरी शादी के चक्कर में इतनी रात को उफनती हुई नदी पार करके आया और तू यहाँ खर्राटे ले रहा है। आने दे बहू को, फिर देखूंगा कैसे खर्राटे लेता है। काया हुआ गोपी उठकर खड़ा होता धीरे से बोला। चौपाल में चलो मट्टू भैया।
और यहाँ कहाँ हुआ बे? शर्म आती होगी, और तूने तो कुंवारों को भी माध्य कर दिया। गोपी उसका हाथ खींचकर अंदर ले गया और उसके हाथ से गोजी लेकर दीवार से टिकाकर बोला, मेरी अभी चुप रह, मुझे अपने काम कर लेने दे, कहकर उसने भाई हथेली पर दाहिने हाथ का अंगूठा रगड़ा और कुछ मंत्र सा बड़बड़ाता हुआ गोपी के माथे पर तिलक सा लगाने लगा। तो गोपी बोला, इसे तूने कोई खेल समझ रखा है? मटरू सहसा हसौड़ से गंभीर हो उठा, बोला, खेल तू कहता है? बहादुरी के लिए मुश्किल से मुश्किल काम भी खेल है, और बुजदिली के लिए आसान से आसान काम भी मुश्किल। तो यह बात किससे कह रहा है? कुछ ख्याल है? मटरू ने अपनी जिंदगी में किसी काम को कभी मुश्किल ना समझा। उसने मुश्किलों से हमेशा ही खेला है और खेल खेल में ही सब कुछ सर कर लिया है। तो इस तरह की बात फिर जबान पर न लाना। दुनिया में मुझे किसी बात से चिढ़ है तो वह बुजदिली है, और जिस दिन मैंने समझ लिया कि तू बुजदिल है, उसी दिन तुझे और मेरी भाभी काट कर गंगा मैया की भेंट चढ़ा दूंगा। समझ लूंगा कि एक भाई था, मर गया, एक बहन थी, ना रही। उसका गला भरा गया। उसने सिर झुका लिया। गोपी उसकी गोद में सिर डालकर सिसक पड़ा। मटरू उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, पागल, मेरे रहते हुए तुझे किस बात की चिंता? उठ, मेरी बात सुन, वक्त ज़्यादा नहीं है, रात ही रात मुझे वापस जाना है। और उसने गोपी को उठाकर गालों को थपथपाते हुए कहा, सिसवन घाट के सामने मेरी नाव लगी रहती है, वहाँ तू कहेगा तो मेरी झोपड़ी तक पहुँचा दिया जाएगा। मैं अपने आदमियों से कह दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बाबूजी को तिलक दे दिया है। कल पीली धोती पहनना, बिरादरी में मिठाई बंटवा देना, और शादी की तिथि की खबर मेरे आदमियों को दिलवा देना। सब बाकायदा हो। दूल्हा बनकर मेरे यहाँ आना, बारात भरसक ना लाना, लाना तो छोटी, गंगा मैया कोप में है। खैर, जैसा मुनासिब समझना करना, मेरी बहन की शादी है। अपने को बेच देने में भी मुझे कोई उज्र ना होगा। गंगा मैया फिर झोली भर देगी। उसके दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं समझना। मन में कोई ऐसी बात मत लाना। यह ना भूलना कि तू मटरू का भाई है। ऐसा करना कि मटरू की इज्जत बढ़े। मटरू की इज्जत बहादुरी बढ़ा सकता है। अच्छा, तो ख्याल रखना मेरी बातों का। सिसवन घाट अब चलूं। मेरी भाभी कैसी है? प्यार से गदगद गोपी बोल पड़ा। मटरू हंसा, अबे अब वो तेरी भाभी ही है, दुल्हन क्यों नहीं कहता? अच्छी है, और बिल्कुल अच्छी है। गंगा मैया की हवा जहाँ तन मन में लगी कि तीनों ताप मिट जाते हैं। वह तो अब ऐसी हरी हो गई है कि देखो तो जिया लहराए उठे। इस बीच कभी मौका मिले तो आ जाना, कहकर उसने गोपी का माथा चूम लिया और उठ खड़ा हुआ। गोपी ने उसके पांव पकड़ लिए। मटरू बोला, हाँ, अभी से सीख ले, बड़े साले का आदर कैसे किया जाता है। भैया, गोपी ने शर्माकर सिर झुका लिया। मटरू ने उसे उठाकर अंक में भर लिया। मुंह अंधेरे ही बिलरा सानी पानी करके आया तो बूढ़े ने उसे बुलाकर कहा, दौड़ा जाकर पुरोहित जी को तो बुला ला, कहना साथ में चले, देर ना करे। क्यों मालिक, कोई मेहमान आए हैं? छोटे मालिक का भैया? हाँ रे, सब ठीक हो गया है, जल्दी बुला ला। बिरला चला तो उसके पाँव में वह फुर्ती ना थी जो ऐसी खुशी के मौके पर हुआ करती है। छोटी मालकिन जिस दिन लापता हुई थी, उसे बहुत दुख हुआ था। गोपी के आ जाने के बाद उसे छोटी मालकिन को देखने का मौका न मिला था। गोपी ही भूसा वगैरह निकालता था। उसके जी में कितनी बार आया था कि छोटे मालिक से वह अपने मन की बात कहे। कई बार अकेले में बात उसके मुंह में आई भी थी और गोपी ने उसकी कुछ कहने की मंशा समझकर पूछा भी था, लेकिन वह टाल गया। उसे हिम्मत ना पड़ी थी। छोटी मालकिन औरत थी, उससे कह देना आसान था, लेकिन गोपी के साथ न थी। कहीं गुस्से में एक आध थप्पड़ जमा दिया तो? क्षत्रियों का गुस्सा क्या होता है, इससे उसे कितनी ही बार पाला पड़ा था। आखिर जब छोटी मालकिन भाग जाने की बात उसे मालूम हुई तो उसके मुंह से यही निकला, कैसे जालिम हैं ये लोग। आखिर बेचारी को भगाकर ही दम लिया। उसे उस मासूम छोटी मालकिन की याद बहुत आती थी। बेचारी जाने कहाँ कैसी होगी, कौन जाने, कहीं जानर पोखर पकड़ लिया हो। उसकी यह संवेदना एक भोले भाले दिल वाले की थी। आखिर छोटी मालकिन ने से उसका नाता ही क्या था? फिर भी उसके लिए जितना सच्चा दुख उसे हुआ था, शायद ही किसी और को हुआ हो। फिर कितनी ही जल्दी ये लोग उसे भूल गए, जैसे कोई बात ना हुई हो। कितने दिन हुए अभी उसे गए, और यहाँ दन से ब्याह ठन गया। खुशियाँ मनाई जाएंगी, बाजे बजेंगे। कितनी स्वार्थी है ये दुनिया। सुख के आगे दूसरों की यहाँ किसे परवाह है। बिलरा जब पुरोहित को साथ लिए लौटा तो दरवाजे पर हंगामा मचा था। बुलावे पर बिरादरी के लोग इकट्ठे तो हुए थे, लेकिन बिना सब कुछ जाने समझे शामिल होने से नकर रहे थे। कहाँ की लड़की, उसके माँ बाप का खून कैसा है, हड्डी कैसी है, वह रात के बरेछे का सामान देकर क्यों चला गया, क्यों नहीं रखा? इस तरह कहीं किसी का तिलक चढ़ता है? गोपी एक और चुप खड़ा था। बूढ़े ही दीवार के सहारे बैठे उनसे बातें कर रहे थे। पंडित जी को उन्होंने देखा तो बुलाकर पास पड़ी चारपाई पर बैठाकर उन्हीं से कहा, पंडित जी, क्या मैं अंधा हूँ? अपने खून खानदान की फिक्र मुझे नहीं? आज ये मुझे याद दिलाने आए हैं? मौके की बात है। मटरू सिंह ने रुक सका,
लड़की उसकी साली है, कई बार कह चुका हूँ, समझा चुका हूँ, मिन्नत कर चुका हूँ, लेकिन इन लोगों की ऐठ ही नहीं जाती। अपाई होकर पड़ा हूँ और ये रौब जमाना चाहते हैं। आज ये भूल गए कि हम कौन हैं। बिरादरी के मामलों में सब बराबर हैं। आंख देखकर मक्खी तो निगली नहीं जाएगी। पंडित जी आप ही कहिए, शादी है कोई ठटका? एक बोला। पंडित जी जानते थे कि किधर का पक्ष लेना इस अवसर पर लाभदायक है। उन्होंने खांस कर गंभीर होकर कहा, आपका कहा ठीक है, लेकिन भाई हर मौके के चलाव का विधानों ही भगवान ने बनाया। आप लोग तो जानते हैं कि मौके पर अगर वह बीमार पड़ जाए तो बारात के साथ न जा सके तो लोटे के साथ भी लड़की का विवाह संपन्न करा दिया जाता है। मौके का चलाव तो निकालना ही पड़ता है। किसी कारण मटरू सिंह रुक के सके तो क्या इसलिए यह मौका निकल जाने दिया जाएगा? नहीं, ऐसी बात तो रीति के विरुद्ध होगी। मेरी राय तो यही है, पंचों की अब जो मर्जी हो। बिरादरी वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। एक बूढ़ा बोला, पंडित जी आपने कही जो मौके की बात वह ठीक है, लेकिन यह मौका तो कुछ वैसा नहीं है, टाला जा सकता है। लगन तो कहीं फागुन में ही पड़ेगा, 4-5 महीने अभी हैं, कैसे टाला जा सकता है? यह धोती मिठाई रुपया क्या लौटा दूं? बूढ़े गर्म हो गए। कई बार ऐसा हुआ है। एक दूसरा बोल पड़ा, और मैंने उसे जो जबान दे दी। अरे ऐसी कोई हरिश्चंद्र की जबान है क्या? एक तीसरे ने ताना दिया। बूढ़े के लिए अब सहना मुश्किल हो गया। वह कांप उठे और गरज कर बोले, यह बात किसने मुंह से निकाली? जरा फिर से असली राजपूत का बेटा हो तो जरा सामने आए, जबान ना खींच लूं। अबे गोपिया, तू खड़ा खड़ा मेरा अपमान देख रहा है? जरा बता दो तेरे बाप को झूठा कहने का नतीजा क्या होता है? बिरादरी में एक क्षण सन्नाटा छा गया। फिर एक कोलाहल समझ गया, यह जबान खींचने वाले कौन होते हैं? पद आने की बात कही जाएगी। सारी बिरादरी का अपमान है। उठो उठो, चलो, कोई गाली सुनने यहाँ नहीं आया। टाट पर बैठने वाला हर आदमी बराबर होता है, इनकी क्या मजाल है? उठो चलो। पंडित जी हाँ हाँ करते ही रह गए, लेकिन धोती झाड़ झाड़ कर सब के सब उठकर बौखलाए हुए आंखें दिखाते वहां से चले ही गए। अब तक भरी भरी दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी को जैसे अब गुबार निकालने का मौका मिल गया। हाथ चमका चमका कर बोली, जाओ जाओ, तुम्हारे बिना हमारी बेटी की क्या शादी रुक जाएगी? पंडित जी पूजा की तैयारी कीजिए। इनकी आंखें दिखाने से क्या होता है? होगा कहीं घुर्गा कतवार इनकी परवाह करने वाला। यह मानिक के बाप का घराना है, जो अकेले ही हमेशा 100 पर भारी रहा है। क्या समझ रखा है इन्होंने? सच कहती हो जजमाइन, यह तो सरासर इनका न्याय है। पुरोहित की बात भी इन्होंने न मानी। इससे आपका क्या बिगड़ जाएगा? कुछ खर्ची बच जाएगा। जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। किसी के बिना कहे किसी का काम अटका है क्या? कहकर पंडित जी ने तैयारी शुरू कर दी। इस तमाशे से सबसे ज्यादा खुशी बिलरा को हुई। इन्हीं कमबख्त बिरादरी वालों के डर से तो छोटी मालकिन की हालत हुई। इस बिरादरी का डर ना होता तो जितनी बेवाओं की जिंदगी तबाह हुई सब बच जाती और ठिकाना पड़ जाती। यह खुशी बिल्कुल एक प्रतिद्वंदी की जीत की थी। उसे ऐसा लगा कि उसी की जीत हुई। पंडित जी को कुछ खिला पिलाकर विदा कर गोपी पीली धोती पहने हुए चौपाल में बैठा सोच रहा था कि चलो, यह भी अच्छा हुआ, बिल्ली के भाग से छीका ही टूट गया। रास्ते का एक बड़ा पहाड़ा आप ही हट गया। तभी बिलरा आकर सामने बैठ गया। गोपी ने उसकी ओर देखकर कहा, बहुत खुश हो? क्या बात है? मालिक, तुम्हारी बिरादरी वालों को भागते देखकर आज मुझे बहुत खुशी हुई। हाथों को मलते हुए बिलरा बोला, इसमें खुशी की क्या बात है? वाह मालिक, इसमें खुशी की बात नहीं। इन्हीं के डर से तो छोटी मालकिन निकल गई। इनका डर ना होता तो काहे को वह घर छोड़ती। हाँ, ये बात तो तू ठीक कहता है। तुम्हें भी बिरादरी वालों का डर था मालिक? हाँ, लेकिन आज तो उनसे तुमने अपना सब नाता तोड़ लिया। पहले ही ऐसा कर लेते तो मालिक, तो छोटी मालकिन तो घर ना छोड़ना पड़ता। पहले ऐसे क्यों ना किया मालिक? भरे गले से बिलरा बड़े ही दर्दनाक स्वर में बोला। गोपी उसके इस सवाल से घबरा गया। उसे क्या मालूम था कि यह नीच गंवार भी ऐसी समझ की बात कर सकता है। वह बिल्कुल अचकचा सा उसका मुंह देखने लगा। बिलरा ही बोला, जाने कहाँ किस हालत में होंगे। उनका बड़ा मुंह लगता है मालिक। ऐसे बादशाह की तरह वह थी, क्या बताऊं। उनकी याद आती है तो आंखें गीली हो जाती हैं। गदगद होकर गोपी बोला, भगवान तेरे जैसा दिल सबको दे, तेरे जैसा मुंह सबको दे। तू दुख ना कर, भगवान सब अच्छा ही करते हैं, तू चुप रह। मालिक, सिसकता हुआ बिलरा बोला, जब छोटी मालकिन को दिखता था मन में उठता था कि तुम्हारे साथ उनकी कैसी अच्छी जोड़ी होती। मालिक, बिरादरी वालों का डर ना होता तो तुम उनके साथ ब्याह कर लेते ना। गोपी का दिल हिल गया। वह विहल सा होकर बिलरा का हाथ पकड़कर उसकी आंखें पोंछते हुए बोला, तू बड़ा अच्छा आदमी है रे बिलरा। जा, सुबह से घर नहीं गया, तेरी औरत खोज रही होगी, माए से खाए का मांग ले।